ये लड़की एक टॉप रैंक की हंटर है और उसने एक ऐसी टीम बनाई है जिसमें सबसे बेहतरीन और सबसे ताकतवर लोग हैं और साथ में एक नया लड़का भी है जिसे कोई नहीं जानता। एक बहुत ही खतरनाक डंजन को साफ करने के लिए जैसे ही वह अंदर कदम रखते हैं, एक बड़ा सा कॉकेट्रीस मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। पुराने एस रैंक के हंटर्स तुरंत अपनी जगह ले लेते हैं और खुद को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वह नया लड़का यानी हमारा हीरो मॉन्स्टर को देखकर खुद ही एक मॉन्स्टर बन जाता है। उसे लगता है कि बचाव करना कमजोर लोगों का काम है। वह सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। टीम के लोग अभी यही सोच रहे होते हैं कि यह लड़का बहुत बहादुर है या फिर इसका दिमाग खराब हो गया है। तभी वह सिर्फ एक मुक्के से उस बड़े से मुर्गे जैसे मॉन्स्टर को सीधा जमीन पर पटक देता है। एस रैंक के हंटर्स वहां हैरान खड़े रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अभी क्या हुआ। इसी बीच सैहो दोजिन आराम से उस गड्ढे के पास जाता है और उस मॉन्स्टर को एक लात मारकर खत्म कर देता है, जैसे कचरा साफ कर रहा हो। अब पूरी टीम के दिमाग में यही चल रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा। वह तुरंत अपने लीडर से पूछते हैं कि ये लड़का कौन है और इतना ताकतवर क्यों है। पर दिक्कत ये थी कि लीडर को भी कुछ नहीं पता था। उसने आज तक किसी को इतना ज्यादा ताकतवर नहीं देखा था। तो आखिर ये सैहो दोजिन है कौन? दरअसल वह पहले एक दूसरी दुनिया में रहता था जो इनसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स ने तबाह कर दी थी। मॉन्स्टर्स ने उस दुनिया पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से हर तरफ दुख और निराशा छा गई थी। लोगों ने अपने घर को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उन्हीं बहादुर लोगों में से एक इस कहानी का हीरो भी था और वे सब पहली बार जर्मनी में इकट्ठे हुए हैं। पॉल कॉन मार्टिन को भी हिस्टोरिया में बुलाया गया था, गर्शविन की ताकत के जरिए उन्हें संभालने के लिए, इस खतरे के खिलाफ उतनी ही दुश्मनी के साथ लड़ने के लिए। बहुत साल बीत गए और वह लगातार मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा, अपनी अकेली तलवार से बिना रुके मॉन्स्टर्स की लाशें बिछाता रहा और उसके दिल में बिल्कुल भी डर नहीं था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसने एरन के सौतेले भाई से लड़ाई की। वह कमीना बहुत ही ज्यादा पक्का और मुश्किल दुश्मन था। लड़ाई बहुत ही भयानक थी, लेकिन आखिरकार उसने उस कमीने को मार गिराया। इस भयानक लड़ाई के बाद वह खुद भी मौत के आगोश में चला गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उसकी आत्मा इस खाली आसमान में भटक रही थी, तब उसे एक नई शुरुआत मिली। एक इंसानी लड़का जो अर्थ नाम के प्लेनेट पर रहता था। उस लड़के का नाम सेयो दोजिन था, जो किसी अनजान वजह से मौत के करीब था। मरने से पहले वह वांडियन से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता था, जिसने बिना सुने ही तुरंत मना कर दिया कि वह क्या कहना चाहता है। आखिरकार हमारा हीरो बस सुकून से मरना चाहता था। वह इन सब झंझटों से थक चुका था। उसने मॉन्स्टर्स की वजह से अपना देश खो दिया था, अपने प्यारों को खो दिया था और आखिर में एक कुत्ते की मौत मरा था। हालांकि यह लड़का एसियो डोजिन भी जीना नहीं चाहता था, पर वह दिल से चाहता था कि उसके परिवार की जिंदगी अच्छी हो। खैर, अब ऐसा लगता है कि वांडियोन आखिरकार इस लड़के की बात सुनने के लिए तैयार हो गया है। लड़का खुशी से झूम उठता है और एम के साथ वह हिम्मत करके कहता है कि वह चाहता है कि उसका परिवार सुकून से जिए। और इस तरह हमारा हीरो खुशी खुशी इस लड़के के परिवार को बचाने का काम अपने जिम्मे ले लेता है और खुद को अर्थ पर पाता है। अब वह उस जवान लड़के डोजिन के शरीर में आ चुका है। हमारा हीरो नमसन गेट के अंदर जाने के मिशन पर है, जो सी रैंक का है। वहां सिर्फ रजिस्टर्ड हीरोज को ही जाने की इजाजत है, इसलिए वहां लगी मशीन बार बार बोलती है कि अपना आईडी कार्ड स्कैन करो, जो कि हमारे हीरो के पास बिल्कुल नहीं है। वह बिना सोचे समझे सीधा उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए गेट के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी अलार्म जोर जोर से बजने लगता है कि कोई अंदर घुस आया है। एक बार अंदर पहुंचने के बाद वह मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगता है ताकि उन्हें पीट सके। तभी उसकी नजर पड़ती है हीरोज के एक ग्रुप पर, जिनके पास वहां आने का सरकारी लाइसेंस और इजाजत थी। उन्हें लगता है कि हमारा हीरो रास्ता भटक गया है, इसलिए वे उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाने को कहते हैं, क्योंकि वे खुद भी बाहर ही जा रहे थे। डोजिन चुप रहता है और उसकी हरकतें थोड़ी अजीब लगती हैं। उन हीरोज को भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने आम कपड़े पहने हुए हैं और वह बिल्कुल भी हीरो नहीं लगता। हाँ, आजकल के पोर्टर्स आम कपड़े पहनते हैं, पर हमारे हीरो के कपड़े जरूरत से ज्यादा ही साधारण हैं। और उसकी पीठ पर जो बैग है, उसका क्या चक्कर है? उन्हें लगता है कि शायद वह कोई बेचारा पोर्टर है जिसे उसकी टीम पीछे छोड़कर चली गई है, पर फिर भी उन्हें पूरा यकीन नहीं था। डोजिन आखिरकार बोलता है और कहता है कि वह समझता है कि उन्हें शक क्यों हो रहा है, पर वह साफ कर देता है कि वह यहाँ अकेला आया है, किसी टीम के बिना। यह सुनकर एक हीरो ठंडी सांस लेता है और समझ जाता है कि हमारा हीरो यहाँ क्यों आया है। उसने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो टीवी पर एड्स देखकर हीरो बनने और मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए पागल हो जाते हैं, लेकिन बिना किसी कानूनी तरीके के गेट के अंदर घुसना किसी को भी बहुत जल्दी मौत के मुंह में धकेल सकता है। पहले आपको एक सर्टिफाइड हीरो बनना पड़ता है, फिर ट्रेनिंग और टेस्ट देने होते हैं, और ये गेट सी रैंक का है। अगर तुम नए हो तो अपनी जान बचाने के लिए पहले कोई एफ रैंक का गेट ढूंढो। इस बंदे की फालतू बातें और बिना मांगी सलाह सुनने के बाद दोजिन साफ साफ कह देता है कि उसे किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है
हीरोज की टीम इस लड़के के इस ठंडे और कड़वे जवाब से हैरान रह जाती है। आखिरकार वह तो बस उसकी मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है। पर उनका लीडर अपने साथियों को शांत रहने के लिए कहता है, अगर इस लड़के को मदद नहीं चाहिए तो ठीक है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। लीडर को यकीन है कि इस लड़के को जल्द ही समझ आ जाएगा कि जब कोई समझदार बात कर रहा हो तो कान बंद नहीं करते। उन्हें उम्मीद है कि उसे पता चल जाएगा कि ये गेट्स कितने खतरनाक होते हैं, टीवी शोज की तरह नहीं जहां हीरो बनने को बहुत आसान दिखाया जाता है। जल्द ही डोजिन आखिरकार एक बड़े से ट्रोल के सामने पहुंच जाता है जो उसे घूर रहा होता है और उन्हें जिंदा चबाने के लिए तैयार है। मॉन्स्टर हमला करता है पर उसका निशाना चूक जाता है और वह जमीन पर लगता है। हमारा हीरो इतनी तेजी से हटा कि ट्रोल को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। फिर वह अपनी मुट्ठी बंद करता है और एक बहुत ही भयानक मुक्का मारता है जो उस मॉन्स्टर का चेहरा पूरी तरह से उड़ा देता है। ये बिल्कुल वन पंच मैन या ओमनी मैन के हमले जैसा लगता है। अब जब मॉन्स्टर का काम तमाम हो चुका है तो अब असली मजा आने वाला है। अब लूटने का समय है। सबसे पहले वह उस तलवार को उठाता है जो वह मॉन्स्टर पकड़े हुए था। फिर वह उसी तलवार का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के शरीर को अंदर तक खोदता है और एक चमकदार पत्थर निकालता है। ये असल में एक सस्ता मैजिक स्टोन है जो इतना बेकार है कि डोजिन ने अपनी पिछली जिंदगी में कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। अचानक वहां और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो अपने साथी का सिर कटा देखकर बहुत गुस्से में हैं। डोजिन पीछे मुड़ता है और उस मैजिक स्टोन को इतनी तेजी से फेंकता है कि वह सीधा एक मॉन्स्टर का सिर उड़ा देता है। बाकी के दो बेवकूफ मॉन्स्टर्स इस तरह आगे बढ़ते हैं जैसे उन्हें मरने का बहुत शौक हो और डोजिन उनकी यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब वह वहां तबाही मचा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि हीरोज की टीम मॉन्स्टर से भरी इस जगह से आगे बढ़ रही है। इस वक्त भी उनके दिमाग में उसी जवान लड़के की बात चल रही है। नारंगी बालों वाली लड़की को डोजिन की फिक्र हो रही है कि कहीं वह मारा न जाए, लेकिन उनका लीडर उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर वह बिना इजाजत के गेट के अंदर घुसा है तो कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। मिशन पर जाने वाले वे एजेंट्स हमेशा बी रैंक या उससे ऊपर के होते हैं और क्योंकि यह गेट सी रैंक का है इसलिए वह यहाँ बिल्कुल नहीं मरेगा। जब तक वह लड़का बेवकूफ़ी करके मॉन्स्टर्स के सामने नहीं जाता तब तक उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। गंजा बंदा भी अपने लीडर की बात से सहमत होता है। उसे पूरा यकीन है कि वह घमंडी लड़का डर के मारे कांप रहा होगा और एजेंट्स का इंतजार कर रहा होगा ताकि वे उसे बचा सकें। लेकिन कहानी बिल्कुल इसके उलटी है। हमारा हीरो वहां बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को डर से कंपा रहा है। सिर्फ एक मुक्का और शिकार ढेर। वह इतना तेज है कि मॉन्स्टर्स उसे छू भी नहीं पा रहे। अपनी तलवारों से उसे मारना तो बहुत दूर की बात है। वह एक बेवकूफ मॉन्स्टर के ठीक पीछे आता है और एक ऐसी लात मारता है जो उसका सिर पूरी तरह से तोड़ देती है। सभी मॉन्स्टर्स के मरने के बाद वह उनकी एक तलवार उठाता है और उनके शरीर से सारे मैजिक स्टोन्स निकालने लगता है। थोड़ी देर बाद वह अपना बैग भर लेता है और वहां से निकलने के लिए तैयार होता है। लेकिन सच कहें तो वह आज की इस मेहनत से थोड़ा निराश है। उसके बैग में भरे सारे सस्ते मैजिक स्टोन्स बस एक बोझ जैसे हैं। तभी एक एजेंट की नज़र उस पर पड़ती है और वह अपने साथियों को बुलाता है। इससे पहले कि हमारा हीरो पूरी तरह पीछे मुड़े वे सूट पहने हुए लोग उसे गुस्से से घूरने लगते हैं। पहले वे बताते हैं कि वे गेट कंट्रोल सेंटर से हैं और उसे अपना हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाने को कहते हैं। अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो उसे उनके साथ कंट्रोल सेंटर चलना होगा। हमारा हीरो इस बात के लिए तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से वह सूट वाला बंदा और गुस्से में आ जाता है और उसे कानून का पालन करने को कहता है। लेकिन उन्हें जवाब में हमारे हीरो के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा दिखता है, क्योंकि इस फालतू के तमाशे से उसका मूड खराब हो रहा था। वैसे भी हमारे हीरो के पास बहस करने का वक्त नहीं था। वह बस वहां से जाने के लिए मुड़ता है क्योंकि बातों से काम नहीं बन रहा था। इसलिए वे सूट वाले लोग उसे हथकड़ी लगाने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वे ताकत का इस्तेमाल भी करेंगे। उनमें से एक बेसब्र बंदा हमारे हीरो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और डी धमकी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे चोट लग सकती है और इसकी सारी जिम्मेदारी उसी पर होगी। इसलिए सबके लिए यही अच्छा है कि बात को शांति से सुलझाया जाए, लड़ाई से नहीं। लगता है डोजिन इनकी फालतू बातों से थक चुका है, इसलिए वह उस कमीने का हाथ पकड़ लेता है और उसे वार्निंग देता है कि उसके रास्ते में कांटा बनने की कोशिश न करे। इस खतरनाक वार्निंग से वह बेचारा सूट वाला बंदा डर जाता है। उसके अंदर एक डर की लहर दौड़ जाती है। बाकी के दो कमीने अपनी मैजिक वाली लाठियां निकाल लेते हैं। ये असल में ग्रेड 4 की मैजिक लाठियां हैं जो किसी ऑर्क को भी हरा सकती हैं, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं है कि हमारे हीरो को चोट पहुंचा सकें। इसलिए वह उस कमीने का हाथ जोर से मरोड़ देता है, जिसकी वजह से वह रोने लगता है। हमारा हीरो फिर उन्हें आखिरी वार्निंग देता, बेहतर होगा कि वे अभी चले जाएं अगर वे अपनी थोड़ी बहुत बची हुई इज्जत बचाना चाहते हैं। आखिरकार वे सूट वाले लोग लड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। वे अपनी मैजिक लाठियों से हमारे हीरो को मारने की पूरी कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। हमारा हीरो एक भयानक और एक कमीने की पीठ पर मारता है, फिर दूसरे के पेट पर एक जोर का मुक्का मारता है। इसके बाद
वह चश्मे वाले लड़के पर ध्यान देता है जो आखिरी बचा हुआ आदमी था। वह आखिरी आदमी समझ जाता है कि क्या होने वाला है और डर जाता है। डोजिन अचानक वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वह गुंडा डर जाता है कि एक इंसान अचानक कैसे गायब हो गया। तभी अचानक से एक मुक्का सीधा उसके पेट पर पड़ता है और वह गुंडा दर्द के मारे पीछे की तरफ गिरने लगता है। ऐसा लगता है कि डोजिन इन सब फालतू बातों और पीछे पड़े एजेंट से थक चुका है, इसलिए अब वह आखिरकार एक हीरो की तरह रजिस्टर करने के बारे में सोचने लगता है। एजेंट उसे यकीन दिलाता है कि जब तक वह गलत या गैर कानूनी काम नहीं करेगा, कोई भी एजेंट उसके पीछे नहीं आएगा। फिर डोजिन उससे रिफ्ट के बारे में पूछता है। ये सवाल सुनकर एजेंट बिल्कुल हैरान रह जाता है। इस दुनिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ दूसरी दुनिया में जाने के कई रास्ते हैं जहाँ अजीब मॉन्स्टर्स रहते हैं। ये रास्ते पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। मॉन्स्टर्स के शरीर से मिलने वाले पत्थर नए एनर्जी सोर्स की तरह काम आते हैं, इसलिए सभी को ये चाहिए होते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट इन रास्तों पर पूरा कंट्रोल रखती है। गवर्नमेंट के कंट्रोल वाले इन रास्तों को गेट कहा जाता है, और जो रास्ते गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते उन्हें रिफ्ट्स कहा जाता है। वापस चलते हैं हमारे हीरो की तरफ, जिसे इस बात से बहुत चिढ़ होती है कि ये सूट वाले लोग हर जगह उसके पीछे आते हैं और उस पर बिना इजाजत अंदर आने का इल्जाम लगाते हैं, चाहे वह किसी भी गेट से जाए। बेचारा एजेंट बताता है कि अगर कोई बिना रजिस्टर किया हुआ हीरो बिना इजाजत के किसी गेट में जाता है तो कंट्रोल सेंटर को तुरंत पता चल जाता है और पास के एजेंट्स को वहां भेज दिया जाता है। क्योंकि हमारा हीरो एक रिफ्ट में जाने की सोच रहा है, तो एजेंट साफ कह देता है कि वहां जाना आसान नहीं है। रिफ्ट में बिना इजाजत जाने पर बहुत सख्त सजा मिलती है, बिना किसी वार्निंग के। डोजिन को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वह उस बेचारे का चेहरा पकड़ता है और उसे कचरे के डिब्बे की तरह एक तरफ फेंक देता है। अब तक उस बेचारे एजेंट को पछतावा हो रहा है कि उसने हेडक्वार्टर्स फोन क्यों नहीं किया। ये काम उसके बस का नहीं था। जाने से पहले डोजिन वहां पड़े कमजोर एजेंट को आखिरी बार देखता है और सोचता है कि ये कितना कमजोर है। उस कमजोर एजेंट का हाथ टूट गया लगता है और वह अभी भी धमकियां दे रहा है। वह हमारे हीरो को पकड़कर जेल में डालने की बात कर रहा है। अब सीन बदलता है सोल के ग्योंगचोन डिस्ट्रिक्ट के डिजिटल कॉम्प्लेक्स की तरफ। इस बड़ी बिल्डिंग को अब हीरो कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यहाँ मैजिक स्टोन्स और गेट्स से मिली चीजों का सारा बिजनेस होता है और आजकल यहाँ पहले से कहीं ज्यादा भीड़ रहती है। डोजिन को एक ऐसी दुकान की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है जो मैजिक स्टोन्स खरीदती और बेचती है। अंदर जाने पर दिवम पेन्नई से ताकि उसे वहां एक लड़का मिलता है जो अपने फोन पर रील्स देखने में बिजी है। जब डोजिन कहता है कि उसे कुछ मैजिक स्टोन्स बेचने हैं तो दुकान का मालिक तुरंत अपनी तारीफ शुरू कर देता है। वह कहता है कि उनकी दुकान सबसे ज्यादा पैसे देती है और वह पूरे देश में सबसे अच्छे हैं। डोजिन आखिरकार मॉन्स्टर के खून से सने हुए सस्ते स्टोन्स काउंटर पर रख देता है, जिसे देखकर दुकान के मालिक का चेहरा बिगड़ जाता है। स्टोन्स पर लगे खून को देखकर उसे बहुत घिन आती है। फिर भी वह बिना नखरे किए अपना काम शुरू करता है। वह डोजिन से पूछता है कि जब तक स्टोन्स चेक हो रहे हैं क्या वह कॉफी पीना चाहेगा। थोड़ी देर बाद डोजिन कॉफी पीता है और दुकान का मालिक ध्यान से स्टोन्स से खून साफ करता है। इसके बाद मालिक सारे पैसे जोड़ता है। वहाँ 12 लो ग्रेड मैजिक स्टोन्स, 16 मीडियम ग्रेड स्टोन्स और 5 अपर और लोअर ग्रेड के स्टोन्स हैं। 40% कमीशन काटने के बाद डोजिन को लगभग 5.5 मिलियन वन मिलने वाले हैं। लेकिन हमारे हीरो को 40% कमीशन देना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि यह गलत है, क्योंकि सारी मेहनत और शिकार उसने किया है, तो यह दुकान वाला आधे पैसे कैसे मांग सकता है। दुकान का मालिक बड़े घमंड से कहता है कि वह सिर्फ 40% लेकर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, क्योंकि बाकी सभी 45% या उससे ज्यादा लेते हैं। वह इतने कॉन्फिडेंस में है कि डोजिन से कहता है अगर उसे प्राइस पसंद नहीं तो वह अपने स्टोन्स वापस ले जा सकता है, क्योंकि कोई और इससे ज्यादा पैसे नहीं देगा। लेकिन हमारा हीरो उसकी बातों में नहीं आता और अपने कीमती स्टोन्स वापस अपने बैग में रखने लगता है। अपनी चाल को नाकाम होते देख वहां दुकान वाला डोजिन के जाने से पहले उसका हाथ पकड़ लेता है और स्टोन्स चेक करने और कॉफी पीने के पैसे मांगता है। वह कहता है कि स्टोन्स चेक करने के 30,000 वन और कॉफी के 10,000 वन हुए। साथ ही खून साफ करने से उसका महंगा टॉवल खराब हो गया। सब मिलाकर डोजिन को उसे लगभग 350,000 वन देने होंगे। डोजिन उसकी इन फालतू बातों को बिल्कुल नहीं मानता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। जब कुछ काम नहीं आता तो वह गुंडागर्दी पर उतर आता है और डोजिन को अपने सी क्लास हीरो गार्ड से डराने की कोशिश करता है। तभी पीछे के दरवाजे से बड़े बड़े गुंडे अंदर आते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। अगर कोई परेशानी खड़ी कर रहा है तो वे उसे देखने के लिए तैयार हैं। इसके जवाब में डोजिन उन्हें गुस्से से घूरता है और वे गुंडे भी उसे उसी तरह घूरते हैं। थोड़ी देर बाद सीन बदलता है और हम दुकान के मालिक का डरा हुआ और पसीने से लथपथ चेहरा देखते हैं, जो पहले बहुत होशियार बन रहा था। लेकिन उसे अपनी औकात पता चल जाती है जब डोजिन उसके उन तीनों गुंडों को हरा देता है, वह भी बिना किसी मेहनत के, और साफ कर देता है कि असली हीरो कौन है। फिर हमारा हीरो काउंटर के पास जाता है और बात को आगे बढ़ाता है। वह बिना किसी बहस के कमीशन को सीधा 1% पर ले आता है। हम सब जानते हैं कि जब डोजिन किसी को इस तरह घूरता है तो कोई उससे बहस नहीं कर सकता, इसलिए डील पक्की हो जाती है और डोजिन अपनी मेहनत के कमाए हुए ढेर सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। उसके ढेर सारे पैसे देखकर उसकी दादी और बहन दोनों हैरान रह जाती हैं।
दादी को तो लगता है कि डोजिन कहीं नकली पैसे तो नहीं लाया है, लेकिन वह जल्दी से बात को संभालता है और कहता है कि उसने एक दोस्त को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए थे और अब उस दोस्त का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। दादी को यकीन नहीं होता कि उनके पोते का ऐसा कोई दोस्त भी है, तो वह दादी को यकीन दिलाने के लिए एक और झूठ बोलता है कि वह उसके बचपन का दोस्त है। आखिरकार दादी ज्यादा सवाल पूछना बंद कर देती हैं। इस बीच डोजिन की बहन को अपने बड़े भाई पर बहुत गर्व होता है कि उसने उन्हें अमीर बना दिया। प्यारा भाई उसे दुलार करता है और यकीन दिलाता है कि अब से वे एक बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। छोटी लड़की अमीर होने की खुशी में बस यहाँ वहाँ कूदने लगती है। उसे इतना खुश देखकर डोजिन को लगता है कि वह अपना किया हुआ एक वादा पूरा कर रहा है। उसे उस असली शरीर के मालिक की बातें याद आती हैं जिसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी दादी और उसकी बहन युनयोंग हमेशा सुरक्षित और खुश रहे। वह बेचारा डोजिन के कुछ कहने से पहले ही गायब हो गया था और जब डोजिन की आंख खुली तो वह सेयो डोजिन बन चुका था। अब उसका एक ही मकसद है कि इस छोटे से परिवार को सुरक्षित और आराम से रखे। इसके लिए वह कोरिया का सबसे सेफ घर खरीदना चाहता है जिसकी कीमत अभी 110 बिलियन वन है। उसके लिए पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसे अपनी असली ताकत वापस मिल जाए। यह दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से बहुत मिलती जुलती है जो तबाह हो गई थी। बस एक ही बड़ा फर्क है कि यहाँ के रिफ्ट्स, गेट्स और मॉन्स्टर्स उसकी पुरानी दुनिया के मुकाबले बहुत कमजोर हैं। उसके लिए जो अपनी पिछली जिंदगी में सोर्ड गॉड था, यह जगह एक खेल जैसी है। अभी तक वह अपनी असली ताकत के सिर्फ 1/10 हिस्से से ही लड़ रहा है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और कोई बाहर से सेयो डोजिन से मिलने के लिए कहता है। हमारा हीरो खड़ा होता है और दरवाजा खोलने जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है उसे बाहर 2 गुंडे खड़े मिलते हैं। ये लोग डोजिन से 48 मिलियन वन का कर्ज लेने आए हैं जो उस पर बचा हुआ था। यह देखकर डोजिन समझ जाता है कि ये लोग कर्ज देने वाले गुंडे हैं। असली सेयो डोजिन ने इस दुनिया से जाने से पहले उनसे पैसे उधार लिए थे। हालांकि उसने अपनी दादी के इलाज के लिए सिर्फ 5 मिलियन वन लिए थे, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज्यादा ब्याज लगाकर उसे 10 टाइम्स बढ़ा दिया है। उन्हें पता है कि वह आजकल गेट्स से पैसे कमा रहा है, इसलिए वे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। लेकिन इन गुंडों को बदले में मिलता है एक जोरदार मुक्का सीधा उस बड़े गुंडे के चेहरे पर। उस एक मुक्के से वह बेचारा गुंडा दूर जा गिरता है और उसका साथी हैरानी से देखता रह जाता है। फिर हमारा हीरो उस दूसरे गुंडे को गुस्से से देखता है और याद दिलाता है कि 9 मिलियन वन से ज्यादा पहले ही चुकाए जा चुके हैं, तो हिसाब लगाया जाए तो अब इन गुंडों को उसे ब्याज देना चाहिए। और एक और मुक्का मारता है जिससे वह रोने लगता है। डोजिन उससे कहता है कि अपने बॉस को बता दे कि डोजिन जल्द ही उससे मिलने आ रहा है। फिर सीन बदलता है एक शॉपिंग मॉल की तरफ जहां बहुत भीड़ है। वहां हम प्यारी छोटी ओनियांग को एक खिलौने की दुकान में खुश होते हुए देखते हैं। डोजिन उसे यहाँ शॉपिंग कराने लाया है। आज वह जो चाहे खरीद सकती है। आप तो जानते ही हैं हमारा हीरो अपनी पिछली जिंदगी में इतना नर्म दिल नहीं था। ये असली डोजिन की यादें ही हैं जिन्होंने उसके अंदर के जज्बात को जगाया है। जब वह देखता है कि डोजिन अनयंग से कितने प्यार से पेश आता है तो उसका दिल पिघल जाता है, चाहे वह उसकी सौतेली बहन ही क्यों न हो। इसीलिए वह भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहता है और इस छोटी बच्ची को पूरा प्यार देना चाहता है। छोटी लड़की आखिरकार एक खिलौना चुनती है जो उसे बहुत पसंद आता है। यह एक छोटा और प्यारा खरगोश है। वह उसे बहुत सादगी से चुनती है ताकि ज्यादा पैसे खर्च न हो, लेकिन डोजिन उसके लिए एक बड़ा खिलौना चुनता है। वह नहीं चाहता कि वह अपना दिल मारे। आज उसका दिन है और वह जो चाहे ले सकती है बिना पैसों की चिंता किए। फिर दोनों मिलकर अच्छा खाना भी खाते हैं। जब वे खाना खा रहे होते हैं तभी एक अनजान आवाज हमारे हीरो का नाम पुकारती है। यह एक औरत है जिसके साथ कई बॉडीगार्ड्स हैं। ये औरत भी हमारे हीरो से नफरत करती लगती है। सबसे पहले वह उसके खराब कपड़ों का मजाक उड़ाती है। फिर वह उसके पास बैठी लड़की के बारे में पूछती है। वह ताना मारती है कि जरूर इसने किसी लड़की को प्रेग्नेंट किया होगा और यह बच्ची पैदा हुई बिल्कुल वैसे ही जैसे इसकी माँ ने इसे इस दुनिया में लाया था। ये बातें सुनकर हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आता है। इस बीच छोटी बच्ची को कुछ समझ नहीं आता कि यह औरत कौन है और ऐसी बातें क्यों कर रही है। फिर वह औरत उस लड़की की तरफ देखती है और उसका नाम पूछती है। लड़की अपना नाम ली युनयंग बताती है, जिससे उस औरत को पता चलता है कि वह डोजिन की बहन है। अपनी आदत के मुताबिक वह उसके कपड़ों का भी मजाक उड़ाती है और उसे बेकार कहती है। वह उसकी मरी हुई माँ के बारे में भी बुरा भला कहती है। यह सब सुनकर हमारे हीरो का गुस्सा बढ़ता जाता है, लेकिन किसी वजह से वह खुद को रोक कर रखता है और गुस्सा नहीं दिखाता। वह औरत भी हैरान है कि डोजिन इतना शांत कैसे है और उसकी बातों में नहीं आ रहा। इसलिए वह एक कदम और आगे बढ़ने का फैसला करती है। वह उस छोटी बच्ची से एक गंदा सवाल पूछती है। अब डोजिन के सब्र का बांध टूट जाता है। डोजिन गुस्से में उसे एक बदसूरत औरत कहता है जो किसी मॉन्स्टर जैसी दिखती है। यह सुनकर वह औरत हैरान रह जाती है और उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। चलिए थोड़ा समझते हैं कि डोजिन इस औरत को इतना क्यों झेल रहा था। दरअसल डोजिन का जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ था जहां उसे हक नहीं मिला और वह गरीबी में जिया। जब वह सिर्फ 7 साल का था उसकी माँ की मौत हो गई और वह बड़ी मुश्किल से अपने पिता के घर पहुंचा।
उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए सभी उससे नफरत करते थे। जब उसकी सौतेली माँ ने एक बेटे को जन्म दिया तो डोजिन को बिल्कुल इग्नोर किया जाने लगा। बात इतनी बिगड़ गई कि उसे उस घर से ही निकाल दिया गया। इसलिए वह अपनी बहन के साथ अपनी दादी के घर रहने लगा। जब हमारा हीरो इन बातों को सोचता है तो उसे असली डोजिन पर तरस आता है, जिसने यह सब झेला और फिर भी हमेशा मुस्कुराता रहा जैसे उसे कोई दर्द ही न हो। लेकिन अब वह सब कुछ बदलना चाहता है। ऐसा लगता है कि यह औरत उसकी सौतेली बहन है, इसलिए वह खुद को रोक रहा था। लेकिन अब वह उसे और नहीं झेलेगा। उसे याद आता है कि वह इस बदसूरत औरत के साथ एक ही घर में रहता था और यह आज भी उतनी ही गंदी है। न सिर्फ उसका बर्ताव खराब है और वह बदसूरत है, बल्कि वह बिल्कुल बेवकूफ भी है। वह उसे और नीचा दिखाते हुए कहता है कि उसके अंदर बहुत जलन और कमजोरी भरी हुई है, इसलिए वह अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों को बुरा कहती है। वह बस पैसों की भूखी है और दूसरों से जलती है, और यही असली सच है जो सबको पता होना चाहिए। जब वह उसे इस तरह सुनाता है तो पूरे शॉपिंग मॉल के लोग उन्हें देखने लगते हैं। वह बदसूरत औरत बिल्कुल गुस्से से पागल होने लगती है। लेकिन तभी डोजिन की सौतेली माँ वहां आ जाती है। अपनी माँ को देखकर वह लड़की उनके पास जाती है और रोने लगती है कि इस लड़के ने उसे कितना बुरा भला कहा। लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी को इस तरह रोता देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे गुस्से से देखकर चुप करा देती है। सच कहें तो उसकी सौतेली माँ बहुत चालाक है। वह हमारे हीरो की तरफ देखती है और बहुत प्यार से बात करती है। वह उसे वापस घर आने और साथ में वक्त बिताने के लिए कहती है। लेकिन डोजिन अच्छे से जानता है कि उसकी सौतेली माँ का यह बर्ताव बिल्कुल दिखावा है। आखिरकार उसने ही उन 12 सालों में उसे सबसे ज्यादा दुख और परेशानी दी थी जब वह उनके साथ रहता था। वह औरत डोजिन को ऐसी बातें याद दिलाती है जो वह कभी याद नहीं करना चाहता, जिससे उसे पुराना दुख याद आता है और वह बिल्कुल सीरियस हो जाता है। वह बहुत ही ठंडे और गुस्से वाले लहजे में उस औरत से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाए। अपने से छोटे लड़के से ऐसी बात सुनकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। वह गुस्से में घूमती है और वहां से चली जाती है। सच में उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह जवाब देगा। वह सोचने लगती है कि क्या यह वही लड़का है जो पहले बिना किसी वजह के थप्पड़ खाने पर भी अपना सिर झुका लेता था। उसकी बेटी भी उसके पीछे चली जाती है और उनके बॉडीगार्ड्स भी उनके पीछे चल देते हैं। सच कहें तो इन गार्ड्स ने यहाँ सिर्फ खड़े रहने का काम किया। अब वापस हमारे हीरो की तरफ चलते हैं। ऐसा लगता है कि इन दोनों ने उनका पूरा मजा खराब कर दिया, इसलिए हमारा हीरो भी वहां से निकलने का फैसला करता है। उसने अपनी सौतेली फैमिली को जानबूझकर ऐसा जवाब दिया था। वह एक बात साफ करना चाहता था कि पुराना सेयो दोजिन जो अपने लिए बोल भी नहीं सकता था, अब जा चुका है। अब उसकी बेकार फैमिली को यह बात समझ लेनी चाहिए। फिर हम एक मर्सिडीज कार को तेजी से सड़क पर जाते हुए देखते हैं। कार के अंदर हम उस माँ और बेटी को देखते हैं। बेटी अपनी माँ पर गुस्सा है कि वह डोजिन को सबक सिखाने के बजाय चुपचाप वहां से क्यों चली आई। वह अपना गुस्सा निकालती है और हमारे लड़के को कोसती है उस बेइज्जती के लिए जो उन्हें झेलनी पड़ी। माँ अपने मैनेजर को ऑर्डर देती है और पूछती है कि डोजिन अभी तक जिंदा क्यों है। अब इस गंजे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह लड़का कैसे जिंदा है। यह तो रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है। वह औरत चिल्लाते हुए उस आदमी पर गुस्सा करती है कि वह क्या बकवास कर रहा है। अगर उन्होंने काम पूरा कर दिया था तो वह जिंदा कैसे बच गया। वह बेचारा मैनेजर उसे यकीन दिलाता है कि वह इस बारे में पता लगाएगा और इस बार काम बिल्कुल ठीक से खत्म कर देगा। दूसरी तरफ उस बेकार बेटी को कुछ नहीं पता कि उसकी चालाक माँ क्या चाल चल रही है। मरने और मारने की बातें सुनकर वह डर जाती है। आखिर में माँ अपनी बेटी से एक सवाल पूछती है। वह जानना चाहती है कि क्या उसके दिल में डोजिन के लिए कोई फीलिंग्स हैं। यह सुनकर वह मोटी लड़की अचानक शर्मा जाती है और घबरा जाती है। असल में उसे डोजिन के मरने की चिंता है, क्योंकि अगर दादा या पापा को पता चला तो वे सब बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। माँ अपनी बेटी का मुंह जोर से पकड़ती है और उसे अपने कामों से दूर रहने को कहती है। माँ हर हाल में डोजिन को जान से मारना चाहती है। वह उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, खासकर तब जब उसने उसके सामने बोलने की हिम्मत की। उसे रास्ते से हटाना ही उसके लिए सबसे बड़ा बदला है। 10 साल पहले रिफ्ट के आने से पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी। इस डरावनी जगह से खतरनाक मॉन्स्टर्स पैदा हुए। वे पोर्टल से निकलते ही इंसानों को देखते ही मार देते थे। उनका डर कभी खत्म नहीं हुआ और आखिरकार उन्होंने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, जहां हर तरफ जलते हुए शहर और बर्बादी थी। लेकिन जैसे बुरी ताकतें आई थीं, वैसे ही अच्छाई की रोशनी भी आई, जिन्हें हीरोज कहा गया। उनके आने के बाद मरे हुए मॉन्स्टर्स के शरीर से पहली बार माना स्टोन्स मिले। अब वापस आज के समय में आते हैं। डोजिन कहीं जा रहा है और सोच रहा है कि कैसे इन माना स्टोन्स ने पूरी दुनिया की एनर्जी की जरूरतों को बदल दिया है। इनकी जरूरत की वजह से सभी देशों ने अपना ध्यान इन रिफ्ट्स पर लगाया ताकि वे वहां से जरूरी चीजें निकाल सकें। आज की दुनिया में सब कुछ इन गेट्स और हीरोज पर ही चलता है और इस वजह से हीरो बनना सबसे फायदेमंद काम बन गया है। एक अच्छी और पक्की सैलरी सिर्फ एक अच्छा हीरो बनकर ही मिल सकती है। डोजिन अपनी जगह पर पहुंच जाता है, जो कि योंगड्यूंगपो HCS कैपिटल एस्टेब्लिशमेंट है। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि वह यहाँ क्यों आया है। वह बिल्डिंग के अंदर जाता है।
और पहली ही नजर में बॉस और उसके गुंडे ऐसे लगते हैं जैसे आम गुंडे जो अपने गंदे चेहरों से लोगों को डराना चाहते हैं। लेकिन डोजिन बिल्कुल शांत रहता है। बॉस अपनी सिगरेट बुझाता है और कहता है कि हमारे लड़के की हिम्मत तो देखो, उसने न सिर्फ उसके गुंडों को पीटा बल्कि खुद यहाँ चला आया। इससे पता चलता है कि डोजिन को किसी का कोई डर नहीं है। वह चालाकी से उस बॉस को कहता है कि असल में नुकसान तो खुद डोजिन का हुआ है। बॉस को यह बात अजीब लगती है, इसलिए वह पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। डोजिन साफ कहता है कि वह यहाँ अपना नुकसान पूरा करने आया है। आखिरकार इन गुंडों की वजह से उसे दिमागी, शारीरिक और पैसे का नुकसान झेलना पड़ा है। उसके इस गंभीर जवाब से बॉस को लड़के के बर्ताव में एक बड़ा बदलाव दिखता है। लड़के में कुछ तो बदल गया है। वह अब पहले जैसा सीधा साधा और कमजोर नहीं रहा, और उसने उसके भेजे हुए गुंडों को भी अकेले ही पीट दिया था। इन सब बातों से बॉस को लगता है कि एसईओ डोजिन को गेट के अंदर कोई अजीब शक्ति या अवेकनिंग मिल गई है। यह सब जानने के बाद भी वह बॉस घमंड दिखाता है और डोजिन से कहता है कि उसकी यह नई ताकत ही उसकी मौत का कारण बनेगी। वह हमारे लड़के को हद से ज्यादा घमंडी कहता है और अपनी बात को सच साबित करने के लिए वह कुछ गुस्से वाले गुंडों को उसे डराने के लिए बुलाता है। बेशक उनके पास ताकत थी, लेकिन सोर्ड गॉड के सामने वे सब कीड़े मकोड़ों जैसे थे। बॉस बकवास करते हुए कहता है कि ऐसे शक्ति पाने वाले लोग भी आखिर में आम और कमजोर हीरोज की तरह मारे जाते हैं। सबसे मजेदार बात, बॉस को लगता है कि सीओ डोजिन सिर्फ एक डी क्लास हीरो है और उसके गुंडे ऐसे कमजोर लड़के को आसानी से कुचल सकते हैं। इस बीच डोजिन पीछे सोफा पर आराम से बैठा है, जबकि 5 लोग उसे घूर रहे हैं। बिना किसी डर के वह बॉस को चुपचाप वापस बैठने को कहती है। बॉस हैरान रह जाता है कि वह अभी भी उसी ढंग से बात कर रहा है, जबकि डोजिन गंभीर चेहरे के साथ कहता है कि उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसी बात सुनकर एक गुंडा आगे बढ़ता है और डोजिन को चैलेंज करता है। मजेदार बात यह है कि हमारा लड़का आराम से अपना चश्मा उतारता है, जिससे वह गुंडा और उलझन में पड़ जाता है, और फिर वह उसके मुंह पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। वह गुंडा दूर जा गिरता है और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। डोजिन एक और गुंडे को पीट कर गिरा देता है। याद रहे कि उन्हें पीटते हुए भी वह आराम से अपनी बात कह रहा है और बॉस के पैसे उधार देने वाले धंधे के पीछे के काले सच को सामने ला रहा है। डोजिन एक नारंगी बाल वाले गुंडे को पंच मारता है और बताता है कि उसे उनके नकली आईडी बनाने के धंधे के बारे में सब पता है। पंच मारने के बाद वह बॉस से कहता है कि उसे एक हीरो की आईडी चाहिए ताकि वह रजिस्टर हो सके और पैसे कमा सके। आखिरी गुंडे के वार से बचते हुए डोजिन उसे 3 गुना ज्यादा ताकत से वापस मारता है और इस तरह उसने पूरे ग्रुप को जमीन पर सुला दिया। यह तरीका हमेशा काम करता है। डोजिन अपनी मांग पूरी करने को कहता है कि उसे एक ऐसी पक्की आईडी चाहिए जिससे आगे चलकर कोई मुसीबत न हो। बॉस कुछ ही सेकंड्स में यह सब देखकर दंग रह जाता है। हमारा लड़का उसे याद दिलाता है कि उसके पास नकली आईडी बनाने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय है। वैसे कुछ गुंडों ने इस लड़ाई में बीच में आने की कोशिश नहीं की, जो कि अच्छी बात थी, नहीं तो आमतौर पर ऐसे लोग बिना सोचे समझे भिड़ जाते हैं। बॉस डर के मारे कांप रहा है और डोजिन की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है। कम से कम यह लड़का बी क्लास जितना ताकतवर लगता है। वह ख्यालों में खोया होता है कि लड़का उसे होश में लाता है। वह तुरंत काम करने के लिए जान जाता है। आखिर में डोजिन प्यार से उसका कंधा पकड़ता है और अपने गुस्से वाले चेहरे से पूछता है कि क्या उसकी सौतेली माँ होंग ही जू ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था। और असल में बात यही थी, जैसा कि उसने पहले अपनी बेटी और मैनेजर से बात की थी। बॉस के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी डोजिन उसका कंधा इतने जोर से दबाता है कि वह दर्द से चिल्ला उठता है। उसके बाकी गुंडे भी अपने बॉस के लिए बेबस नजर आते हैं। मुझे लगता है उन्हें अपने बाल काटने वाले को भी बदल लेना चाहिए। खैर, बॉस टूट जाता है और उस औरत की गंदी चाल के बारे में बताता है। वह चालाक औरत असल में डोजिन के सारे पैसे छीनकर उसे बिल्कुल कंगाल करना चाहती थी, ताकि तंग आकर वह खुद अपनी जान दे दे। यह सच में एक बहुत ही गंदा प्लान था, खासकर अपने ही बेटे के लिए, चाहे वह सौतेला ही क्यों न हो। यह उसके ऑर्डर्स थे। डोजिन ये सब सुनता है और उसके बहुत गिड़गिड़ाने के बाद वह उसे छोड़ देता है और पूछता है कि क्या इसी वजह से उन्होंने उसे गेट के अंदर बंद किया था। बॉस बिल्कुल मासूम बन जाता है और कहता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं था। यहाँ तक कि वह बताता है कि अगर डोजिन गेट के अंदर मर जाता तो उसे इस काम के पैसे नहीं मिलते। शायद इसी वजह से उसने ऐसा नहीं किया होगा, और इससे डोजिन सोच में पड़ जाता है। वह कैंग चोल वू का नाम लेता है, जो कि वही आदमी है जो उसे सबसे पहले गेट पर लेकर आया था। डोजिन कल तक उस आदमी के बारे में एक एक जानकारी चाहता है। अपनी दोनों मांगे रखकर वह वहां से आराम से निकल जाता है और पूरे कमरे का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। इस बातचीत के बाद डोजिन फिर से गहरी सोच में डूब जाता है। असली एसईओ डोजिन की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी। वह हर हाल में अपनी छोटी बहन और दादी की रक्षा करना चाहता था। जो कुछ भी हुआ, उससे पता चलता है कि उस बेचारे लड़के ने बेबस रहकर कितनी मुश्किल जिंदगी झेली थी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि सोर्ड गॉड अब सब कुछ ठीक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगले दिन हमारा लड़का ऑफिशियली रजिस्टर हो जाता है और उसे बी रैंक मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। बाकी कहानियों की तरह नहीं, जहां मेन कैरेक्टर को सबसे कम रैंक पर दिखाया जाता है। कार्ड को मशीन पर टैप करते हुए वो कार्ड को चेक करता है, क्योंकि सिस्टम उसकी आईडी को पहचान लेता है।
लेकिन सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि उसका रैंक उस खतरनाक काम के लिए बहुत कम है जो वह करने जा रहा है। इससे हमारा लड़का थोड़ा परेशान होता है और सोचता है कि उसे उस बॉस से कहकर थोड़ा बड़ा रैंक बनवाना चाहिए था ताकि ये मुसीबत न होती। सिस्टम की बार बार वार्निंग के बाद भी कि वह अपने लेवल से बड़े गेट में न जाए, डोजिन परवाह नहीं करता और अंदर चला जाता है। अब नाइट आइलैंड गेट के बारे में बात करते हैं। ये एक बी रैंक गेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बी रैंक हंटर यहाँ बच सके। सुरक्षा के लिए हीरोज को हमेशा गेट के रैंक से एक लेवल ऊपर होने की सलाह दी जाती है। खैर, इस डंजन का साइज डी रैंक का है, जिसका मतलब है कि यह बहुत बड़ा है और अकेले शिकार करना मुश्किल होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह गुफाओं जैसा है, इसलिए अकेले शिकार करना उसके लिए थोड़ा आसान होगा। इस बड़े गेट के लिए सलाह दी जाती है कि कोई ए रैंक हीरो ही इस काम को करे। लेकिन हमारे लड़के के दिमाग में डर नाम की कोई चीज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसे एक छोटी सी गुफा में बहुत सारे मॉन्स्टर्स का अकेले सामना करना पड़ेगा। डोजिन अपने पहले दुश्मन को देखकर मुस्कुराता है, जो कि एक बड़ा सांप है और उसके आसपास बैंगनी रंग की अजीब शक्ति घूम रही है। बाकी हीरोज के लिए यह डर की बात होती, लेकिन उसके लिए यह अच्छी किस्मत है और वह लड़ने के लिए अपने ग्लव्स तैयार करता है। और हाँ, उस सांप के साथ उसके दोस्त भी हैं, जिनकी जीभ बहुत अजीब लगती है। खैर, वे हमले की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सब बेकार जाता है, क्योंकि हमारा लड़का एक खतरनाक योद्धा है। वह उन मॉन्स्टर्स को आसानी से मारकर उनके माना स्टोन्स निकाल लेता है। ब्लैक किलिंग वाइपर एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसका जहर किसी को भी एक झटके में बेहोश कर सकता है। यह ध्यान में रखते हुए डोजिन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से हमला करता है। कुछ ही देर में वह उस मॉन्स्टर के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। हर तरफ खून फैल जाता है और वह मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद डोजिन अपने सामान को देखता है। जो ग्लव्स उसने खरीदे थे वे उसे जहर से बचा रहे हैं। 3 लाख वन के हिसाब से उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। वापस शिकार पर आते हैं। डोजिन का ध्यान 4 और ऐसे ही गंदे मॉन्स्टर्स पर जाता है और वह तुरंत हमला शुरू कर देता है। वह अपनी तेजी से उनके सिरों पर वार करता है और खून बहता जाता है जब तक कि वे सारे सांप मारे नहीं जाते। डोजिन वहां खड़ा होता है और मैजिक स्टोन्स ढूंढने में लग जाता है, उनके शरीर को चीर कर, लेकिन उसे कोई मैजिक स्टोन नहीं मिलता, जो कि इस दुनिया के नियम के हिसाब से था। इन मॉन्स्टर्स से माना स्टोन मिलने का चांस सिर्फ 3% होता है। इसका मतलब उसे अच्छे स्टोन्स के लिए सैकड़ों मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ा मॉन्स्टर दिखता है। आपको लग रहा होगा कि यह बॉस है, लेकिन डोजिन का कुछ और ही सोचना है और वह उस बड़े सांप से पूछता है कि क्या वही बॉस मॉन्स्टर है, जैसे कि वह सांप उसे एक दोस्त की तरह जवाब देगा। खैर, डोजिन को लगता है कि इस बड़े सांप का आना अच्छा हुआ, क्योंकि अब उसे रास्ता भटकने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह तुरंत हमला करता है ताकि लड़ाई जल्दी खत्म हो और वह घर जा सके। लेकिन तभी एक अजीब बात होती है। एक जोरदार हमला करने के बाद भी उसका पंच उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे उसने उसके सिर पर सिर्फ एक निशान बना दिया हो, जबकि वह हवा में होता है और खुद को बचा नहीं पाता। तभी वह मॉन्स्टर अपनी पूंछ से उसे दीवार पर दे मारता है। डोजिन वहां गिरा होता है। मुझे लगता है इससे उसे बॉस मॉन्स्टर की असली ताकत का अंदाजा हो गया होगा। वह मॉन्स्टर अपने जहरीले दांत निकालता है और उस पर गुस्से से फुफकारता है। वह उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से डोजिन बच जाता है और बचते हुए ही वह तेजी से वापस आगे बढ़ता है और एक जोरदार पंच उसके शरीर पर मारता है, जिससे उसकी सख्त चमड़ी पर निशान पड़ जाते हैं। इस दूसरे हमले से उसे एक बात समझ आ जाती है। इस बॉस मॉन्स्टर का शरीर बहुत सख्त है और यह बाकी सांपों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसका शरीर इतना सख्त है कि डोजिन अपने अभी के लेवल पर उसे एक बार में नहीं तोड़ सकता। अब हालत बदल चुकी है और वह सोचता है कि क्या उसे कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। अगर वह अपनी असली ताकत में होता तो इस मॉन्स्टर को एक पल में ढेर कर देता। लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान एक चीज पे जाता है। वहां एक योद्धा की तलवार पड़ी थी जो इस बॉस से लड़ते हुए मारा गया था। और अब आपको पता चलेगा कि उसे सोर्ड गॉड क्यों कहते हैं, फिस्ट गॉड क्यों नहीं। हालांकि वह तलवार बहुत पुरानी और खराब हो चुकी थी, फिर भी वह उसे उठा लेता है, क्योंकि उसका मानना है कि तलवार चलाने वाले की ताकत ही सबसे बड़ी होती है। तलवार हाथ में लेकर वह उस बड़े सांप की तरफ बढ़ता है। मॉन्स्टर उसे मारने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। डोजिन बचते हुए हवा में ऊपर उछल जाता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर के लिए यह गर्व की बात है कि वह उसे मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे तलवार की हालत कितनी ही खराब क्यों न हो। वह अचानक से तलवार से इतने सारे हमले करता है कि उस सांप के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह लड़ाई एक मजेदार ढंग से खत्म होती है। सांप पीछे मर जाता है और हमारे लड़के की तलवार मिट्टी में मिल जाती है। अच्छा हुआ कि उसने मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। अब जब बॉस मॉन्स्टर मर चुका है, डोजिन एक दिमाग लगाता है जो आमतौर पर बाकी लोग नहीं करते। वह उस मॉन्स्टर का एक जहरीला दांत निकाल लेता है ताकि आगे चलकर उससे एक छोटी तलवार बना सके। इसे वह अपनी इस मेहनत का इनाम समझता है और वह गेट से बाहर निकल जाता है। जब तक वह बाहर आता है रात हो चुकी होती है। उसने बी रैंक गेट में उम्मीद से ज्यादा समय बिता दिया था और जिस तरह से सब खत्म हुआ उससे उसे अपनी ताकत को जल्द से जल्द वापस पाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही वह थोड़ा खुश है कि उसके पुराने दोस्तों ने उसे इस कमजोर रूप में नहीं देखा, नहीं तो यह बहुत शर्म की बात होती। शिकार से वापस आकर वह मैजिक स्टोन्स की कीमत लगवाने और उन्हें बेचने जाता है।
उससे पहले वहां एक और हीरो आया होता है जो अपने ढेर सारे मैजिक स्टोन्स बेचने आया है। वहां बैठा मैनेजर उससे बहुत बुरे तरीके से बात करता है और बताता है कि कमीशन रेट 40% ही रहेगा। उस बेचारे हीरो को भी समझ आ जाता है कि ये रेट बहुत ज्यादा है। वह इस पर ऐतराज जताता है और कहता है कि वह एक आम आदमी है। मैनेजर, जैसे उसने डोजिन से कहा था, साफ करता है कि उनका रेट सबसे कम है। गेट्स सेंटर का रेट 5% है, लेकिन उसमें टैक्स शामिल नहीं है। उस चालाक मैनेजर के हिसाब से हीरोज के लिए ये बहुत अच्छा सौदा है जिससे वे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हीरो को पैसे दे दिए जाते हैं और वह ज्यादा बहस नहीं करता। बस वह उस मैनेजर के टूटे हुए चेहरे के बारे में पूछता है। मजेदार बात यह है कि अपना चेहरा पिटवाने के बाद भी ये मैनेजर वही पुरानी बातें दोहरा रहा है। वह लड़का बात को घुमाते हुए कहता है कि पहले एक पागल ने उसके गार्ड्स को पीटा और फिर उसके साथ ऐसा बुरा हाल किया। हीरो को लगता है कि यह रिसेप्शनिस्ट की गलती है जो उसने कमजोर गार्ड्स रखे हैं। वैसे भी इस दुनिया में सिर्फ रैंक ही सब कुछ नहीं होती, स्किल भी बहुत जरूरी है। रैंक असल में किसी की असली ताकत नहीं बताती, ये तो बस सिस्टम चलाने के लिए होती है। हीरो समझदारी से कहता है कि एक ही रैंक के लोगों की ताकत अलग अलग हो सकती है, इसलिए सबको एक जैसा नहीं समझा जा सकता। फिर एक ऐसे गार्ड में जो दिन भर दुकान पर बैठा रहता है और एक ऐसे हीरो में जो रोज खतरनाक जानवरों का शिकार करता है, बहुत फर्क होता है। हालांकि यह आदमी उसे अच्छी सलाह दे रहा है, लेकिन वह रिसेप्शनिस्ट चाहता है कि वह अपनी बकबक बंद करे और जल्दी चला जाए। और वह चला जाता है और कहता है कि अगर कभी कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। जब वह जा रहा होता है तभी हमारा लड़का उस आदमी के पास से गुजरता है, हमेशा की तरह बिल्कुल शांत दिखते हुए। उसे देखते ही रिसेप्शनिस्ट डर जाता है और बुरी तरह घबरा जाता है। वह डोजिन की तरफ इशारा करता है और चिल्लाता है कि यही वह पागल है जिसने मेरा यह बुरा हाल किया है। उन दोनों की तरफ मुड़ते हुए हीरो काफी इम्प्रेस्ड होता है। वह हमारे लड़के के लंबे शरीर और उसकी अच्छी बॉडी को देखता है। फिर भी उसने यहाँ के गार्ड्स को पीटा था, इसलिए वह आदमी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और पूछता है कि क्या वही परेशानी खड़ी कर रहा है। मुझे इस आदमी की एक बात अच्छी लगी कि वह छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होता। उसे लगता है कि डोजिन एक हीरो होकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और आम लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि ये सच नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ एक तरफ की कहानी पता है, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स को देखना अच्छा लगता है। रिसेप्शनिस्ट को बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि वह जानता है कि यह आदमी 7 साल पुराना हीरो है। अगर यहाँ उसे कुछ होता है तो उसके पास बहुत सारी पहचान है जिसका वह फायदा उठा सकता है डोजिन का नाम लेकर। बिना परवाह किए कि वह कौन है, हमारा लड़का पीछे मुड़ता है और उस बूढ़े से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। इससे वह आदमी और गुस्से में आ जाता है क्योंकि अब अचानक ऐसा लग रहा है कि डोजिन ही बदतमीजी कर रहा है। डोजिन पूछता है कि क्या वह उससे बदला लेना चाहता है। यह सुनकर वह पुराना हीरो गुस्से में आ जाता है, लेकिन एक जिम्मेदार हीरो होने के नाते और अपने तजुर्बे की वजह से वह जानता है कि दूसरे हीरोज से लड़ना समझदारी नहीं है क्योंकि इसमें हमेशा किसी न किसी की जान चली जाती है। असल में इसमें मॉन्स्टर्स से लड़ने से भी ज्यादा मौत का खतरा होता है। यह बात याद करते हुए वह बिल्कुल शांत हो जाता है और पीछे मुड़ जाता है, जिससे रिसेप्शनिस्ट के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। डोजिन उस चालाक अप्रेजर की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे कोई परेशानी है जिसे वह ठीक करना चाहता है। इससे पहले कि वह आदमी कुछ बोल पाता, उसने मैजिक स्टोन्स से भरा एक बैग उसके सामने फेंक दिया ताकि वह उनकी कीमत लगाए और उन्हें पैसे में बदले। ये चमकदार स्टोन्स सभी हाई ग्रेड मैजिक स्टोन्स हैं, जिससे रिसेप्शनिस्ट सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर यह आदमी है कौन। पैसे का हिसाब लगाते हुए कुल मिलाकर 150 मिलियन वन बनते हैं। पहली बार में यह बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन डोजिन के लिए एक दिन के शिकार के हिसाब से यह बहुत कम है। वह पैसे मांगता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे कमीशन के बारे में याद दिलाता है जो पहले काटना पड़ेगा, जिससे हमारा लड़का उसे गुस्से से घूरने लगता है। यह याद करते हुए कि उनकी डील में कमीशन सिर्फ 1% है, वह शांत हो जाता है और उस आदमी से बाकी के पैसे देने को कहता है। अब उस अप्रेजर के दिमाग में चल रहा है कि वह इस लड़के को बहुत पीटे क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन वह ऐसा सिर्फ अपने दिमाग में ही कर सकता है। वैसे रिसेप्शनिस्ट कहता है कि इतने बड़े अमाउंट के लिए बड़े साहब से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना वक्त गंवाए डोजिन कहता है कि अभी के अभी अप्रूवल लेकर आओ। तो वह आदमी जल्दी से अपने बॉस को फोन करता है और धीरे से सारी बात बताता है, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, डोजिन फोन छीन लेता है और सीधा बॉस से कहता है कि जल्दी से पैसे भेजो। बॉस मान जाता है, लेकिन वह चाहता है कि फोन वापस उसके एम्प्लॉई को दे दिया जाए। खुशी खुशी फोन वापस देते हुए डोजिन से गलती से, या यूं कहें कि जानबूझकर, फोन दीवार पर टकराकर टूट जाता है। एम्प्लॉई अपने टूटे हुए फोन को देखकर कांप रहा होता है और डोजिन उसे जल्दी से पैसे तैयार करने को कहता है क्योंकि अब सब क्लियर हो गया है। और इस तरह रिसेप्शनिस्ट ने ट्रांजैक्शन के लिए कैश से भरे कई बैग्स तैयार किए। आखिर में वह आदमी इस तरह मजबूर होने पर बहुत दुखी होता है। शायद आपको उस पर तरस आ रहा हो, लेकिन याद रखें, वह आम हीरोज की मेहनत की कमाई का लगभग आधा हिस्सा स्कैम करता है जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह तय एक गंदा आदमी है। 10 मिनट बीत गए और बॉस जल्दी से अपनी दुकान पर पहुंच गया। वह गुस्से में था कि उसका एम्प्लॉई फोन क्यों नहीं उठा रहा था। मजेदार बात यह है कि रिसेप्शनिस्ट हार मान लेता है और तुरंत नौकरी छोड़ देता है। बॉस फिर दीवार पर टूटे हुए फोन को देखता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि क्या हुआ होगा। यह देखकर वह अपना फोन निकालता है और जूहियन को कॉल करता है।
और उसे तुरंत यहाँ आने को कहता है। जूहियोन एक मशहूर जवान लड़की है जिसके बाल सुंदर पर्पलिश पिंक रंग के हैं। लोग उसे इतना पहचानते हैं कि सभी उसका नाम ह्यूनजू योन कहकर चिल्लाते हैं और उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। और उस कपड़े में वह सच में बहुत कमाल लग रही है। वह दुकान पर पहुंचती है और रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह उसे मुस्कुराकर हेलो कहती है। एक बड़ी वजह है कि सभी उसके बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। वह देश की चौथी एस रैंक हीरो है। ये सच में बहुत बड़ी बात है। लोगों में अफवाह है कि वह बॉस की भतीजी है, लेकिन फिर वह सोचता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। इस बात को सच बताते हुए जूहियोन कहती है कि उसे उसके अंकल ने एक लापरवाह हीरो को सबक सिखाने के लिए बुलाया है। सारी बात जानने के लिए वह स्टाइलिश एस रैंकर बैठ जाती है और सुनने के लिए तैयार होती है कि क्या चल रहा है। अगले सीन में हम हमारे लड़के को देखते हैं जो अपने फिट शरीर के साथ धूप में ध्यान लगा रहा है। यह सच है कि उसने पूरे दिन शिकार किया, फिर भी उसे जो मिला वह कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसे आने वाले कल की चिंता है। सबसे पहले उसे उस लेवल पर पहुंचना होगा जहां वह अकेले ही एस रैंक गेट्स को क्लियर कर सके। इसका मतलब है कि उसे अपनी असली ताकत वापस पाने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। हाँ दोस्तों, अब ट्रेनिंग का वक्त आ गया है। डोजुन की इस जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पिछली दुनिया के मुकाबले इस दुनिया में माना बहुत कम है। इसका मतलब है कि अगर वह अपनी पूरी कोशिश से भी माना जमा करे तो उसे अपनी असली ताकत के पास पहुंचने में कम से कम 3 साल लगेंगे, और अगर हालात खराब हुए तो इससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वह लड़ने के लिए अच्छे हथियार ले सकता है। लेकिन मुश्किल यह है कि सबसे बेकार हथियार भी करोड़ों में आते हैं, तो इससे पैसे की बर्बादी होगी। अचानक उसे किसी खतरनाक इंसान की प्रेजेंस महसूस होती है। युन यांग पर अपनी नजर रखते हुए वह उस छोटी लड़की को तेजी से पकड़ता है और सबसे जल्दी से अंदर जाने को कहता है। अंदर आकर वह कमरा बंद कर देता है, जबकि उसकी दादी परेशानी से पूछती है कि क्या चल रहा है। पूरा घर एक तेज झटके से हिल जाता है, जिससे उसकी दादी डर जाती हैं और पूछती हैं कि क्या भूकंप आया है। छोटी युन यांग बहुत घबरा जाती है। लेकिन सच क्या है, यह सिर्फ हमारा लड़का ही जानता है। यह सिर्फ एक भूकंप नहीं है, बल्कि कुछ और है। डोजिन को बाहर एक तेज और खतरनाक एनर्जी महसूस होती है। उनकी दुनिया में एक रिफ्ट खुल गया है और वह ठीक उनके घर के ऊपर खुला है। इस परेशानी को ठीक करने के लिए जल्दी करते हुए वह अपने घर वालों से अंदर रहने को कहता है, क्योंकि बाहर का माहौल खतरनाक है। वह तेजी से रिफ्ट के अंदर चला जाता है, जहां आखिर में उसे अपनी दादी और बहन की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही है। सीन बदलता है और हम हीरो एसोसिएशन को देखते हैं, जहां मापो के ऊपर अचानक एक रिफ्ट खुलने से सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। ये पिछली बार के 63 दिन बाद खुला है। यह देखकर कि व्हाइट लाइन गिल्ड मापो के सबसे पास है, मैनेजर अपने स्टाफ से कहता है कि वे तुरंत गिल्ड से कांटेक्ट करें और आसपास के हीरोज को मदद के लिए बुलाएं। जब वे रिफ्ट की सही जगह को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रिफ्ट एक घर के ऊपर खुला है। ये उनके लिए भी एक मुश्किल हालात है, क्योंकि अगर गलती से कोई आम इंसान रिफ्ट के अंदर चला गया तो उसका बचना नामुमकिन है, और इसके बाद रिफ्ट किसी और को अंदर आने भी नहीं देगा। और अगर अंदर गया इंसान मर जाता है तो 10 दिन के अंदर वहां से मॉन्स्टर्स का एक बड़ा हमला होगा, जिससे उस जगह के लोगों के लिए बहुत तबाही मचेगी। मॉन्स्टर्स का हमला इतना बढ़ जाएगा कि पूरे शहर की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। मैनेजर उस इंसान के बारे में जानना चाहता है जो रिफ्ट के अंदर गया है। पता चलता है कि एसियो डोजिन ने कदम उठाया है, क्योंकि वह उस घर में रहता है। उसकी दादी के मुताबिक वह अपने परिवार को बचाने के लिए रिफ्ट के अंदर गया है। इस जानकारी से उन्हें लगता है कि वह कोई हीरो नहीं है, और इससे बात और बिगड़ जाती है, क्योंकि एक आम इंसान का रिफ्ट से वापस आना लगभग नामुमकिन है। इस वजह से पूरा स्टाफ निराश और लाचार महसूस करता है, क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते। अगले सीन में हम डोजिन की गुस्से से भरी सौतेली माँ को देखते हैं, जो उसके नए अवेकनिंग की खबर सुनकर परेशान है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। उसका असिस्टेंट बताता है कि हालांकि उसने अभी तक हीरो एसोसिएशन में रजिस्टर नहीं किया है, लेकिन उन्हें पता चला है कि पिछले गेट के बाद वह सच में एक अवेकेंड इंसान बन गया है। इससे वह बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि कैंग चिल वू को काम खत्म करना था, लेकिन इसकी जगह उसका टारगेट और भी ताकतवर हो गया। गुस्से में पागल होकर वह टेबल पर अपना हाथ मारती है और पूछती है कि वे लोग उस लड़के को अकेले क्यों नहीं मार सके। इस बात पर भी उसे गुस्सा आता है कि उन्होंने एक खराब काम के लिए पैसे भी लिए। मैनेजर ली पर चिल्लाते हुए वह कैंग चिल वू के लिए एक मैसेज भेजती है कि अगर उसने डोजिन को खुद नहीं मारा तो उसे 10 गुना पैसे वापस करने होंगे। लेकिन उसका असिस्टेंट बताता है कि अब शायद उस आदमी से कांटेक्ट करने की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि डोजिन के घर के ऊपर एक नया रिफ्ट खुल गया है। जब यह पक्का हो गया है कि वह रिफ्ट के अंदर गया है तो यह साफ है कि वह जिंदा वापस नहीं आएगा। होंग ही जू ये खबर सुनकर खुश होती है कि वह जिंदा वापस नहीं आएगा। वह शांत हो जाती है और हमेशा की तरह नॉर्मल दिखने लगती है, और असिस्टेंट से कहती है कि जब तक कोई और खबर नहीं आती तब तक हालात पर नजर रखे। जहां तक हमारे लड़के की बात है, वह शरीर अभी अभी रिफ्ट के अंदर पहुंचा है। यह भी एक जंगल है। असल में यह वही जंगल है जहां वह अपनी जवानी में आराम किया करता था। पटिसवा का जंगल बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे याद था। यहाँ तक कि अंदर की माना भी बिल्कुल वैसी ही महसूस हो रही है। रास्ते पर चलते हुए वह उससे दोबारा मिलने पर सबसे ताकतवर वर्ल्ड ट्री से, इस पेड़ से सबसे साफ माना निकलती है, जो दुनिया की सबसे पवित्र चीज है और दुनिया को संभालती है।
इतना ही नहीं, जब पुरानी दुनिया खत्म हुई थी तो उसकी शुरुआत इस पेड़ के जलने से हुई थी, जिससे माना का बहाव हमेशा के लिए खराब हो गया था। लेकिन इस रिफ्ट के अंदर पेड़ बिल्कुल ठीक है और वैसा ही है जैसा उसे याद था। हालांकि उसे वजह नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, उसके पास अपनी खोई हुई माना को इस पेड़ से अब्जॉर्ब करके वापस पाने का एक मौका है। माना के इस अच्छे बहाव के नीचे ध्यान लगाते हुए हमारे लड़के को अपनी ताकत साफ महसूस हो रही है। उसने 3 दिन से ज्यादा का वक्त ऐसे ही बैठकर गुजार दिया और खाना पीना या अपनी बाकी जरूरतों को भी भूल गया। पूरे 10 दिन बीत गए और उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांस पर था। 10वीं रात के आखिर में परेशानी उसे ढूंढते हुए आई और उसके ध्यान को तोड़ दिया। इन अजीब दिखने वाले क्रीचर्स को बोल्किना कहते हैं और वे पेड़ को जलाने आए हैं जैसे उन्होंने पहले किया था, लेकिन इस बार हमारा लड़का इस तबाही को रोकने के लिए वहां है। वे क्रीचर्स उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि डोजिन अफसोस करता है कि उसके पास पानी का हथियार नहीं है जिससे वह उन्हें आसानी से हरा सके। जलते हुए मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ते हुए चिल्लाते हैं, लेकिन हमारे लड़के के पास अब इतनी माना है कि उसे किसी हथियार की परवाह नहीं है। वह खुद ही एक हथियार है और उसके हाथ सबको सबक सिखाने के लिए तैयार है। मॉन्स्टर्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए अपनी माना से इतनी ताकत दिखाता है कि उनमें से एक नीचे गिर जाता है। दूसरा क्रीचर उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। चलो देखते हैं कि अभी क्या हुआ। उसने जो किया उसे माना रिलीज कहते हैं, न कि टेलीकिनेसिस। ये एक ऐसा हमला है जो सीधा माना का इस्तेमाल करके धमाका करता है। उसने बहुत समय बाद इस ताकत का ऐसे इस्तेमाल किया है क्योंकि इतने समय से उसके पास माना बहुत कम थी। वैसे बल्किना क्रीचर्स अभी हारे नहीं हैं। बदला लेने के लिए वे अपने मुंह से तेज हमला करते हैं। ये लेजर बीम्स तेजी से हमारे लड़के की तरफ बढ़ती है, लेकिन वह बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसकी माना ही उसे किसी भी नुकसान से बचाने के लिए काफी है। मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ते हुए जबकि उसके शरीर से माना निकल रही है, वह कहता है कि आखिरकार उसने वर्ल्ड ट्री को बचा लिया है। और या तेरा तब वह थोड़ा खेलने और अपनी ट्रेनिंग का मजा लेने के लिए तैयार है। वे गंदे मॉन्स्टर्स एक और हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा लड़का जल्दी से पकड़ लेता है उनमें से दो को और उनका मुंह बंद कर देता है। इस तरह उनकी अपनी ताकत अंदर ही जमा होकर उनके मुंह के अंदर फट जाती है और पीछे सिर्फ बिना सिर की जलती हुई लाश रह जाती है। उन क्रीचर्स की लाशें गायब हो जाती हैं और उसके लिए 2 कीमती मैजिक स्टोन्स छोड़ जाती हैं, लेकिन अभी तो बस 2 ही मरे हैं। डोजिन को मजा आ रहा है और इन्हें हराने के बाद इटर्नल एम्बर पाने के लिए वह बहुत एक्साइटेड है। खुशी से मॉन्स्टर्स को मारते हुए और उन्हें गिराते हुए वह आखिरकार उनसे बहुत सारे माना स्टोन्स लेकर खुश है। वह अकेले ही सबको मारता रहता है जब तक कि सब खत्म नहीं हो जाते। डोजिन की तो जैसे लॉटरी लग गई है क्योंकि उसे बहुत सारे स्टोन्स मिल रहे हैं। उनके बीच उसे एक छोटा सिक्का या सुनहरा बीज चमकता हुआ मिलता है। इसे इटर्नल एम्बर कहते हैं और वह उसे अपने हाथ में उठाता है। इसके साथ उसने अपनी ताकत पर और ज्यादा काबू पा लिया है। जैसे ही वह उस चिप को तोड़ता है, उसकी आग बाहर निकल आती है। जिस तरह वह आराम से उस आग के टुकड़े से खेल रहा है, उसे देखकर जुजुत्सु काइसेन के सुकुना की याद आती है। अब अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो सबसे अच्छा तरीका यही होता कि वर्ल्ड ट्री से माना इकट्ठा किया जाए, लेकिन उसके शरीर की माना लेने की लिमिट अब खत्म हो चुकी है। इसका दूसरा तरीका यह है कि वह उस आग के टुकड़े को ही अपने अंदर सोख ले। इससे उसका माना पूरी तरह बदल जाएगा और फायर माना बन जाएगा। और वह बिल्कुल ऐसा ही करता है। जैसे ही उसके शरीर से आग की बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है, लेकिन अफसोस अपनी पिछली जिंदगी में उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं लगी और उसने इटर्नल एम्बर की बिल्कुल परवाह नहीं की। लेकिन अब उसके लिए इन एम्बर्स को पूरी तरह अपने अंदर सोखना जरूरत बन गया है और एक को खत्म करने में पूरे 10 मिनट लगते हैं। खुशकिस्मती से उसके पास ऐसे बहुत सारे पत्थर जमा हैं, इसलिए उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा को अपने अंदर सोखना है। इस रिफ्ट के आने से लोगों के बीच इसकी चर्चा बहुत बढ़ गई है। सारे रिपोर्टर्स हमारे हीरो के घर के पास जमा हो गए हैं, जबकि एजेंट्स और एसोसिएशन के लोग उस जगह की हिफाजत कर रहे हैं। बैंग सी योंगू इस बात पर बहुत गुस्से में है कि एक लड़के ने बिना सोचे समझे रिफ्ट के अंदर जाने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि वह सोलो लेवलिंग के येन हो जैसा दिखता है, बस उसके बाल थोड़े ज्यादा साफ सुथरे हैं। हमारे पास नीले बालों वाला हमारा हीरो भी है। इसका नाम किम ह्युनवू है और वह अपनी बहन को बचाने के डोजिन के फैसले को सही समझता है। लेकिन सियोंगू इस बात को बिल्कुल नहीं मानता और हमारे हीरो पर इल्जाम लगाता है कि वह एक लालची आदमी की तरह बिना सोचे समझे अंदर चला गया। अगर वह आम तरीके से मरता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर वह रिफ्ट के अंदर मरा तो वह जगह मॉन्स्टर्स के बाहर निकलने का रास्ता बन जाएगी। और असली परेशानी यही है। ह्युनवू गिल्मा से उसकी राय पूछता है और गिल्मा ने उन्हें बस नियम के मुताबिक काम करने को कहा है। ह्युनवू दुनिया भर के अलग अलग देशों जैसे यूएस, चाइना, स्विट्जरलैंड, टर्की और यूके में अचानक खुलने वाले रिफ्ट्स पर सवाल उठाता है। यही वजह है कि गिल्मा के लिए एक साथ इतने सारे रिफ्ट्स को संभालना मुश्किल हो रहा है। ऐसी चीजें रोज रोज नहीं होती और फिर भी कुछ देशों ने इस खतरे को बहुत आराम से रोक लिया। लेकिन साउथ कोरिया के लोग बहुत गुस्से में हैं क्योंकि एक आदमी की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो सकती है। सियोंगू को इतना गुस्सा आ रहा है कि वह अंदर जाने वाले लड़के को पीटना चाहता है और दुआ कर रहा है कि रिफ्ट उसे बाहर फेंक दे।
उस बड़े बैंगनी गेट की बात करें तो उसे आए हुए अब 28 दिन बीत चुके हैं और डोजिन को भी अंदर गए हुए इतने ही दिन हो गए हैं। अब हीरो एसोसिएशन डरी हुई है और उन्होंने इस खतरे को लेवल 1 का वेव घोषित कर दिया है। डोजुन की पहचान अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई है, इसलिए अभी के लिए लोग उसे आम आदमी एस कह रहे हैं। जहां पूरी दुनिया को डोजिन की पहचान के बारे में कुछ नहीं पता, वहीं पैसे उधार देने वाली कंपनी का बॉस जल्दी ही सब समझ जाता है। यहाँ तक कि उसका असिस्टेंट भी इस बात की पक्की खबर देता है। किम योंगू प्रेसिडेंट ह्वांगचुंग सेओब का खास आदमी है। चांगसोब यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या डोजिन जिंदा बच पाएगा। हाँ, मैंने वही कहा। इस चैनल के नियम के मुताबिक वन पीस सच में है। खैर, आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट को पूरा यकीन है कि एक आम आदमी के जिंदा बचने के चांसेस 1% से भी कम है। लेकिन डू जून को एक आम आदमी कहे जाने पर चांग सेओब के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसी आम आदमी ने उसके गुंडों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और उन्हें हफ्तों तक पट्टी बांधनी पड़ी थी। दुनिया के हिसाब से लोग उस आम आदमी की ताकत को बहुत कम समझ रहे हैं जो रिफ्ट के अंदर गया है। अब चांग साहब यह भी जानना चाहता है कि अगर कोई अवेकेंड इंसान हो तो उसके बचने के कितने चांसेस हैं। इस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि यह सब हीरो के लेवल पर डिपेंड करता है और बिना सही जानकारी के कुछ भी कहना मुश्किल है। चांगसब भी इस बात को मानता है कि लड़ने की ताकत और जिंदा बचने की ताकत अलग होती है और रिफ्ट के अंदर होने पर परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। खैर, एक बात तो पक्की है, वह बदमाश बिल्कुल नहीं बदला। चांगसोब डोजिन के परिवार को बचाना चाहता है, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए नहीं। नहीं, यह गंदा आदमी डोजिन के न लौटने पर उसके परिवार के ऑर्गन्स बेचना चाहता है और अगर वह वापस आ भी गया तो उनकी देखभाल करने के नाम पर उस पर कर्ज का बोझ डाल देगा। यह आदमी बिल्कुल एक लीच की तरह है। अब सीन बदलता है और हम उस खूबसूरत वर्ल्ड ट्री को देखते हैं। यहाँ हमारा हीरो पूरी ताकत से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि अब उसके शरीर में आग की माना भर चुकी है। उसे खुद नहीं पता कि कितना वक्त बीत चुका है, लेकिन वह सैकड़ों फायर स्टोन्स को अपने अंदर सोख कर मेहनत कर रहा है। इस वजह से उसके पास इतनी फायर माना आ गई है कि वह इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है और इसके असर से उस पर आग का कोई असर भी नहीं होता। अगर वह सिर्फ आग की ताकत के मामले में अपने पुराने रूप से तुलना करे तो उसे लगता है कि उसने इस ताकत को सीख कर अपने पुराने रूप को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड ट्री को गले लगाते हुए वह उसके साथ एक प्यारा पल बिताता है। इसने हमेशा मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है, पहले भी और अब भी। इसलिए डोजिन उसकी इस मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार है। अपने माना स्टोन्स को रखने के लिए उसने बेलों से एक छोटा सा झोला बना लिया है। सारे पत्थरों को जमा करके रखने के बाद डोजिन अच्छे से जानता है कि शायद वह इस प्यारे पेड़ को फिर कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन फिर भी वह उम्मीद करता है कि अगर कभी यह पेड़ मुश्किल में हो तो उनका सामना फिर से हो, क्योंकि तब वह अपनी जान देकर भी इसकी हिफाजत करेगा। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, लेकिन मुझे यह प्यारा सीन बहुत पसंद आया। उस रात डोजिन आखिरकार रिफ्ट से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखता है। खुशकिस्मती से उसे आसपास कोई नहीं दिखता। उसे लगता है कि लोगों ने सोच लिया होगा कि वह अंदर मर चुका है और किसी भी वक्त मॉन्स्टर्स बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसे पास ही में किसी ताकतवर इंसान की मौजूदगी का एहसास होता है। उनका पीछा करने का फैसला करके वह उस तरफ तेजी से बढ़ता है। थोड़ी देर बाद उसे वही दोनों एजेंट्स मिलते हैं, एक गुस्से में और एक शांत, यानी ह्युनवू और सियोन। अब वह समझ जाता है कि इनके कपड़ों से लगता है कि ये एसोसिएशन के लोग हैं। इसका मतलब अगर वह पकड़ा गया तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। इस परेशानी से बचने के लिए वह आग का एक गोला बनाता है और उसे पूरी ताकत से हवा में फेंक देता है। वह आग का गोला बिल्डिंग के दूसरी तरफ चला जाता है और वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनते ही ह्युनवू और सियोंगू दोनों तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। यह देखकर कि वहां आग लगी है, वह उस तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि लोग डर के मारे खड़े हैं। सियोंगू इस अफरा तफरी को देखकर पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। इस बीच हमारा हीरो अपनी आग की ताकत से बहुत खुश है। इसका निशाना बिल्कुल सही है जो उसके बहुत काम आएगा। अपने पुराने दोस्त टस्क की याद में वह सोचता है कि क्या वह जादूगर उसकी आग की इस ताकत को देखकर खुश होता। आखिरकार टस्क उस कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर फायर मेज था और उन दोनों के बीच अच्छा रिश्ता था। अचानक ह्युनवू का दिमाग उसे रिफ्ट की तरफ देखने को कहता है। ऐसा लगता है कि उसमें कुछ हलचल हो रही है और उनकी आंखों के सामने ही वह धुंध में गायब हो जाता है। दोनों एजेंट्स जल्दी से उस जगह जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि रिफ्ट का उनकी दुनिया से रिश्ता अब खत्म हो चुका है और हमारा हीरो बिना किसी परेशानी के अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। अगली सुबह मापो में 1 महीने तक रहने वाले रिफ्ट के गायब होने की खबर आती है। ये बताया जाता है कि एसईओ डू जून के अंदर जाने के 29 दिन बाद रिफ्ट गायब हो गया, जिससे हीरो एसोसिएशन का मॉन्स्टर वेव वाला डर गलत साबित हुआ। उन्हें रिफ्ट के अचानक गायब होने की वजह नहीं पता और वे इसकी जांच कर रहे हैं। उन्हें उस कचरे के ढेर में लगी आग की वजह भी समझ नहीं आ रही है जो रिफ्ट के गायब होने के वक्त लगी थी। इस वजह से ज्यादातर लोगों को लगता है कि एसईओ डू जून मर चुका है और यह उसकी अपनी गलती का नतीजा है। उनसे बेखबर हमारा हीरो वहीं सबके सामने छुपा हुआ है और लोगों की बातें सुन रहा है, जहां कुछ लोग उसकी मौत पर दुख जता रहे हैं। अफसोस, रिफ्ट का गायब होना हमारे हीरो के लिए दुख भरी खबर है। वह बहुत दुखी है कि अब वह वर्ल्ड ट्री से नहीं मिल सकता।
भले ही वह वर्ल्ड ट्री की हिफाजत नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जिंदगी में अभी भी एक और चीज है जिसकी वह हिफाजत कर सकता है, जो हमें एक बार फिर HCS कैपिटल ले आती है। अंदर वे बेवकूफ लोग डोजिन की मौत का जश्न मना रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब वे दादी और उसकी बहन को आसान से रास्ते से हटा सकते हैं। आखिरकार चंगसोब लोगों को बर्बाद करने वाला आदमी है। एक बदमाश कह रहा है कि उन्हें छोटी बहन को बड़ा होने देना चाहिए ताकि वे उसका गलत इस्तेमाल कर सकें। जब वे बिना सोचे समझे ऐसी गंदी बातें कर रहे होते हैं, तभी एक जानी पहचानी आवाज उन्हें टोकते हुए उनके बॉस के बारे में पूछती है। सीन वहीं रुकता है और हम चांग सियोब को मजे में अपना काम करते हुए देखते हैं। वह कलुष है कि डोजून आखिरकार रास्ते से हट गया और हमेशा के लिए मर गया। उसका असिस्टेंट आज के कामों के बारे में बताता है। वह लगभग पूरे दिन फ्री है, बस एक दूसरे CEO के साथ लंच करना है। यह सुनकर वह खुश होता है क्योंकि आज रात वह मैडम कैंग के क्लब में पार्टी कर सकता है। ये बस फालतू की बातें हैं। जब तक वह बिल्डिंग के अंदर नहीं जाता और सीढ़ियां नहीं चढ़ने लगता, वह देखता है कि उसके आदमी खिलौनों की तरह यहाँ वहां फेंके गए हैं। उनका खून बहा हुआ है और इस सब का जिम्मेदार वह है जिसे उसने मरा हुआ समझ लिया था। हमारा हीरो उसे जमीन पर फेंकता है और कहता है, उस गंदे चंगसोब को एक कुत्ते की तरह उसके पास रेंगते हुए आने को कहता है। उसके इस डर पैदा करने वाले हुक्म से कंपनी का प्रेसिडेंट कांपने लगता है। हमारा हीरो एक असली लीडर की तरह उसकी कुर्सी पर बैठ जाता है। वह फिर से चांगसोब को वही हुक्म देता है जो अभी भी इस बात से सदमे में है। बिना वक्त गंवाए वह कुत्ते की तरह रेंगने लगता है, हमेशा की तरह बिना रहम के। डोजिन उसे भौंकने को कहता है क्योंकि वह एक जानवर जैसा ही है। उसके इस साफ हुक्म से चांगसोब शर्म से रोने लगता है। उसे भौंकने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल खुश नहीं होता। वह उसे बार बार भौंकने पर मजबूर करके सच में जानवर बना देता है ताकि सब लोग उसे सुन सकें। प्रेसिडेंट अब एक जानवर बन चुका है, बिल्कुल उन लोगों की तरह जिन्हें वह परेशान करता था। डोजिन कहता है कि ऐसे गंदे लोग सिर्फ ऊपर से अच्छे बनते हैं, लेकिन मौका मिलते ही पीठ में छुरी घोंप देते हैं। उसका गंदा नाम लेते हुए वह उसे कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसे घटिया लोगों को बहुत सीधा किया है। चंगसोब माफी मांगते हुए एक वफादार कुत्ते की तरह काम करने को तैयार हो जाता है, लेकिन डोजिन बहुत सुन चुका था और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बस इतनी ही ताकत से उसकी हवा निकल जाती है और उसके मुंह से खून निकल आता है। उसका असिस्टेंट ये सब चुपचाप देख रहा होता है जब तक कि उसका नाम नहीं लिया जाता। डोजिन उसे कंपनी का नया बॉस बनाता है और कहता है कि उसे इस गंदे आदमी के नीचे काम करना बंद कर देना चाहिए। यह जानते हुए कि ये लोग पीठ पीछे धोखा देते हैं, वह असिस्टेंट को चांगसोब को जान से मारने का हुक्म देता है। बेशक यह काम उस जैसे एक आम नौकर के लिए बहुत बड़ा था। वह माफी मांगता है और कहता है कि उनके लीडर के बहुत बड़े लोगों से रिश्ते हैं, इसलिए अगर वह चांगसोब की जगह बॉस बना तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। उसके बदले असिस्टेंट डोजिन से उसे एक आखिरी मौका देने की भीख मांगता है, लेकिन डोजिन उनकी बातों में नहीं आना चाहता। वह कहता है कि चांगसोब को एक डिब्बे में बंद करके समुद्र में फेंक देना चाहिए ताकि कोई सबूत न बचे। आखिरकार ये लोग इस काम में माहिर हैं। जब उसने देखा कि उसके आदमी बात नहीं मान रहे, तो हमारे हीरो ने दूसरा तरीका अपनाया। डोजिन उन सबको धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसका हुक्म नहीं माना तो वह सबको गेट के अंदर मॉन्स्टर्स का खाना बनने के लिए फेंक देगा। यह सुनते ही चांगसोब डर के मारे रोने लगता है। वह और हिम्मत नहीं जुटा पाता और अपनी जान की भीख मांगते हुए कसम खाता है कि वह कभी धोखा नहीं देगा और हमेशा डोजिन की बात मानेगा। अब हमारा हीरो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। भले ही वह चांगसोब को यहीं मारकर अपनी सारी परेशानियां खत्म कर सकता था, लेकिन इस जिंदगी में वह थोड़ा बदल गया है। डोजिन खुद इस बात को मानता है कि वह अपने पुराने रूप के मुकाबले थोड़ा नर्म हो गया है, इसलिए इस बार वह मान जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। मुझे पता है कि इसके बाद चांगसोब भगवान को बहुत याद करेगा ताकि वह डोजिन को फिर कभी गुस्सा न दिलाए। वह हीरो से हाथ मिलाता है और आगे से हमेशा उसकी बात मानने का वादा करता है। लेकिन रुको, कुछ अजीब है। उसका हाथ आग की लपटों से क्यों घिरा हुआ है? हाँ, भले ही डोजिन नर्म हो गया है, लेकिन वह अभी भी खतरनाक है। उस आदमी की आंखों में देखते हुए वह उसे याद दिलाता है कि यह सच में उसका आखिरी मौका है। डोजुन फिर उसका हाथ पूरी तरह से तोड़ देता है और उसे जलाकर कचरा कर देता है। बात खत्म होने के बाद वह प्रेसिडेंट के रोने की आवाज को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। वह उन्हें एक आखिरी चेतावनी देकर जाता है। अगर उनमें से किसी ने भी उसके परिवार को परेशान करने की कोशिश की तो डोजिन खुद उन्हें जान से मार देगा और अब से उनका काम जिंदगी भर उसके परिवार की हिफाजत करना है। गद्दारों को ऐसे ही सीधा किया जाता है। सरकारी तौर पर एसईओ डोजून एक ऐसा इंसान था जो रिफ्ट के साथ ही गायब हो गया, लेकिन सच तो यह है कि वह एक लोकल मैकडोनल्ड एस में बैठकर खाना खा रहा है। सरकार, हीरो एसोसिएशन और मीडिया के लोग उसे एक पुरानी खबर समझकर भूल चुके हैं। उन सब ने रिफ्ट के अंदर जाने वाले इस आम आदमी को मरा हुआ मान लिया है। अगर वह बाहर आकर दुनिया को बताता भी कि वह जिंदा है तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और अकेले रिफ्ट से बचकर आने की बात बताने से सिर्फ परेशानियां ही बढ़ती। वह डरता हुआ कुत्ता वांग चांगसोब अभी उसके लिए एक नया और अच्छा घर ढूंढने में उसकी मदद कर रहा है ताकि वह आराम से रह सके। डोजिन को आखिरकार अपनी बहन को अच्छा फास्ट फूड खिलाने का मौका मिल गया। उसने उसे एक अच्छे इलाके में शिफ्ट होने के प्लान के बारे में भी बताया और वह बहुत खुश हो गई।
अब वह अपनी उम्र के बच्चों की तरह स्कूल जा सकती है और अगले साल बड़े स्कूल में दाखिला ले सकती है। जब स्कूल की बात आई तो छोटी यूनयोंग का मूड खराब हो गया। डोजिन परेशान हो गया। उसे मॉन्स्टर्स को मारना तो आता है, लेकिन एक बच्चे को मनाना उसके बस की बात नहीं थी। वह हैरान रह गया जब उसकी बहन ने बताया कि दूसरे बच्चे उसे अनाथ कहकर चिढ़ाते हैं। अपनी प्यारी बहन की यह दुख भरी बात सुनकर बड़े भाई डोजिन का दिल टूट गया। अगर वह उन गंदे बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती तो उसे रहने की कोई जरूरत नहीं है। उन बदमाश बच्चों को उनकी सजा जरूर मिलेगी। यह जानकर कि अब उसे परेशान होने के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, युनयंग बहुत खुश हो गई। डोजिन अंदर ही अंदर अपनी छोटी बहन को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजने का प्लान बना रहा है, जहां कोई उसे कमजोर न समझ सके। उस रात एसियो डूजिन को पता चला कि जब वह रिफ्ट के अंदर फंसा था तब किम योंग गू ने उसकी दादी और बहन को एक आम से मोटेल में रखा था। वह बदमाश झुककर माफी मांगने लगा। उसने सफाई दी कि वह मोटेल उनकी कंपनी के अंदर आता है, इसलिए वह किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा सुरक्षित है। डोजिन के पास आज रात इन छोटे मोट लोगों से उलझने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह बस कमरे के अंदर जाता है और एक बार फिर अपनी दादी को देखता है। छोटी यूनयांग भागकर आई और उससे गले लग गई, और दादी ने उसकी आंखों में आंसू लिए उसका हाथ पकड़ लिया। वह अपने पोते को जिंदा वापस देखकर बहुत खुश थी। पहले तो वह मजबूत योद्धा हैरान रह गया, लेकिन जब उसने अपने परिवार का प्यार महसूस किया तो उसने मुस्कुराकर उनके प्यार को स्वीकार कर लिया। छोटी यूनयंग को मैकडॉनल्ड्स बहुत पसंद आया था, इसलिए आज उन्होंने वहां खाना खाया। उसने अपने बड़े भाई के हीरो वाले काम के बारे में सवाल पूछे। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे अपने भाई का हीरो बनना पसंद है तो यूनयंग ने आराम से जवाब दिया कि नहीं। हालांकि हीरोज का ताकतवर और कूल होना अच्छा लगता है,